हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारे यूट्यूब चैनल पे 25K की फैमिली हो चुकी है। तो इस बात के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और उनकी वजह से ही आज हमारे चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, राइट। दूसरी चीज़ कि आज हम क्लास 9th CBSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 हमारा है बच्चों, वो क्या है? ग्रेविटेशन है फिजिक्स के अंदर। इसमें हम जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ पे रहेगा, देन कैपलर्स लॉ है एंड देन हमारे पास फिर कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं। दूसरी चीज कि बच्चों को चैप्टर 3 यानी कि ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसके कैलकुलेशन थोड़े से लेंथी हैं, राइट। डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो मैं आप सब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कैलकुलेशन पार्ट जो है यानी कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि इसके न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए ग्रेविटेशन। तो देखो बच्चों, हमने पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारे स्ट्रेट लाइन पे मोशन का जो एक कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ा था। देन सेकंड चैप्टर में हमने क्या देखा कि भाई उस जो भी मोशन हो रहा है उसका कॉज क्या है। तो जब हमने कॉज पढ़ा तो हमने क्या चीज एक ऑब्जर्व किया, क्या चीज हमने फाइंड किया वहां पे कि जो भी मोशन हो रहा है या जो भी चीजें हो रही है, लाइक अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना, या किसी बॉडी के स्पीड को चेंज करना मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज करना, या किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करना, मीन्स इन सारे केसेस के लिए हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं हमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, राइट। साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ चीजें और ऑब्जर्व क्या करते हैं कि अगर हम कोई चीज हाइट पे ले जाके जहां पे छोड़ दें तो ये नीचे की तरफ क्या होता है? ड्रॉप कर जाता है। या फिर अगर हम कोई चीज नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है एंड देन बॉडी एक सर्टेन हाइट कवर करने के बाद नीचे आ जाता है, राइट। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने पढ़ रखा है कि भाई जो भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड क्या लगाते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं। या फिर अगर हम मून की बात करें तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता रहता है, राइट। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई कि अगर जो भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इट मीन्स कि वहां पे कहीं ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा बाय द सन ऑन द प्लैनेट्स, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें मून की कि मून हमारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इट मीन्स कि अर्थ कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द मून, जिसकी वजह से मून क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। या अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है एक सर्टेन हाइट कवर करने के बाद तो इट मीन्स कि अर्थ कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर और उसी की वजह से ये बॉडी क्या हो रही है? ड्रॉप हो रही है, राइट। तो यही सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले में क्या था भाई कि हमने ये देख लिया भाई कि एक अगर हम कोई चीज रिवॉल्व करा रहे हैं तो कैसे कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड पे रिवॉल्व कर रही है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वहां पे एक चीज क्या निकल के आया हमारे सामने कि भाई जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है एक सर्कुलर पाथ पे लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एक एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो वो किसी ना किसी एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हो रहा है। और वहां पे जो हमने अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल फोर्स,
दैट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिवॉल्व कराते हैं किसी एक स्ट्रिंग से बांध के, या सन के अराउंड सारे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं या फिर मून रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचने का काम करता है, सेंटर की तरफ खींचने का काम करता है, राइट, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इन सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए, सारे केसेस को कंक्लूड करते हुए, जो हमारे न्यूटन जी थे, उन्होंने क्या कहा भाई कि सिर्फ सन ही सारे प्लैनेट को अट्रैक्ट नहीं करता, या सिर्फ अर्थ मून को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। यहां इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी सेम फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज, जैसे मान लो कि अगर यहां पे हमारे हाथ में भी मार्कर है, तो इट मींस कि मार्कर ये मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, मैं मार्कर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूंगा, राइट। अगर हमारे पास यहां पे अगर हमारे पास दो बॉडी है, तो यानी कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो न्यूटन जी ने पूरा कंक्लूड करते हुए क्या बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट। और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसी फोर्स को उन्होंने क्या बता दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया। और जो एक पूरा फेनोमेना हो रहा था, उस फेनोमेना को उन्होंने क्या कह दिया भाई कि ये फेनोमेना क्या है, ग्रेविटेशन है। ये पूरा फेनोमेना क्या है, ग्रेविटेशन है, राइट। तो यहां से हम क्या पढ़ते भाई कि ग्रेविटेशन मींस ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, या ग्रेविटेशन कह ले कि इस सेलेस्टियल बॉडी हो या फिर टेरेस्ट्रियल बॉडी हो, बॉडी का साइज कुछ भी हो, छोटा है, बड़ा है, एक किसी रेगुलर शेप में है, रेगुलर शेप में नहीं है, बॉडी कैसा भी हो, लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और उन्हीं फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जो पूरा फिनोमेना हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। उस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बच्चे, ग्रेविटेशन कहते हैं, राइट। सो बच्चे अब जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इसको इंपॉर्टेंट कह लो, क्योंकि एग्जाम में हमारे आ जाता है, एग्जाम में हमारे कभी कभी आ जाता है भाई कि न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, राइट। तो देखो कि न्यूटन जी ने क्या बताया भाई, न्यूटन जी ने क्या बताया यहाँ पे कि बॉडी हमारी कैसी भी हो, बॉडी हमारी कैसी भी हो, है ना, मीन्स वो किसी हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किसी ना किसी एक फोर्स से। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास दो बॉडी है। एक बॉडी हमारे पास क्या है, ए है, जिसका मास क्या है, m1, जिसका मास क्या है, m1, राइट। दूसरी बॉडी क्या है, दूसरी बॉडी हमारे पास क्या है, b है, जिसका मास क्या है, m2, जिसका मास क्या है, m2। तो यहां पे ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट। ये बॉडी इस बॉडी को क्या कर रहा होगा बच्चे, अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा विद द सेम फोर्स, दैट इज F हमने यहां पे मान लिया, राइट। और हमने यहाँ पे एक चीज क्या देखा है कि इनके सेंटर से, इस बॉडी के सेंटर से और इस बॉडी के सेंटर का जो एक डिस्टेंस है, उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे R मान लिया। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, R मान लिया। कहीं कहीं किसी बुक में D भी लिखा हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर D आ जाता है तो वो भी हमारा क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे न्यूटन ने क्या बताया भाई, न्यूटन ने क्या बताया कि ये जो बॉडी
एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं जो बॉडीज हैं, इनमें इन्होंने क्या बताया, कि जो फोर्स होगा, यानी कि जो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। ये इन्होंने पहला चीज बताया अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया, बच्चे, कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, और इसको हम इक्वेशन में क्या मानते हैं, 2 मान लेते हैं, राइट। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चे, कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो 2 चीज इन्होंने बताया अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि भाई जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ देयर प्रोडक्ट, एंड फोर्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो बॉडी के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अच्छा, अब देखो कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ले, यहाँ पे मींस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 and inversely proportional to R square, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चा, कि जो F है, F को अगर हम यहाँ से इनवर्स का, ये अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ से सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, देखो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का अगर हम सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, G लिखते हैं, कैपिटल G लिखते हैं, राइट, कैपिटल G लिखते हैं। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, अगर हम न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखें, इन दोनों पॉइंट को, तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम लेके चले तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या मिल जाता है, कि F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा बच्चे, N होगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमें G मिला वो G क्या होता है, तो देखो बच्चे यहाँ पे G क्या होता है, कि ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, राइट। अब बात आती है यहाँ पे अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे क्या, SI यूनिट की, कि इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट होगा वो क्या होगा। तो देखो यूनिट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कि अगर हम इसी फॉर्मूले को देखो, थोड़ा सा हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं इस फॉर्मूले को, अभी यहाँ पे R क्या है, डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा बच्चे, G M1 M2, राइट। अब अगर हम यहाँ पे M1 M2 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, तो देखो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कि F का कितना होता है, न्यूटन, R हमारा क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से क्या होता है, मीटर, और यहाँ पे R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, मास M1 एंड M2, और मास का कितना होता है, किलोग्राम, तो यहाँ पे 2 मास है, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या निकल के आता है बच्चे, यूनिट निकल के आ जाता है, SI यूनिट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये हमारा क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
सो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स यानी कि अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे तीन केसेस पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे हम तीन केसेस पढ़ेंगे, यहाँ पे हम तीन केसेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे बच्चे जो सबसे पहला केस हमारे पास आता है, सबसे पहला जो हमारे पास केस होता है बच्चे, वो क्या होता है कि अगर हमारे पास दो बॉडी है और दोनों बॉडी का मास कितना है 1 kg है, दोनों बॉडी का मास कितना हमारे पास 1 kg है, और उनके जो बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर है, राइट। तो अगर हमारे पास दो बॉडी है ना, when the mass of body, when the mass of two bodies is 1 kg each and distance is 1 मीटर, डिस्टेंस इज 1 मीटर। डिस्टेंस इज 1 मीटर का मतलब क्या बच्चे कि दोनों बॉडी के सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, वही हम यहाँ पे इंक्लूड और कंक्लूड करके चलेंगे, राइट। तो देखो मान लेते हैं भाई कि एक बॉडी हमारे पास क्या है, एक बॉडी हमारे पास क्या बच्चे ये है, दूसरी बॉडी हमारे पास क्या है ये है, राइट। और इसका जो मास है मान लो ये हमारा क्या है m1, इसका मास हमें कितना दे रखा है 1 kg। ये बॉडी कितना है m2, इसका भी मास हमें कितना दे रखा है 1 kg दे रखा है, और इनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, राइट। ये चीज हमें कह रहा है कि दो बॉडी जिनका मास कितना है 1 kg है, मींस दोनों ही बॉडी हमारे पास लाइट बॉडी है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर का वो कितना है 1 मीटर है, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो देखो हमें पता है भाई कि F इज इक्वल टू कितना होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ना यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करो तो G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m1 एंड m2 की वैल्यू कितनी है 1 एंड डिस्टेंस कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा बच्चे 1 होगा। तो देखो यहां से F क्या निकल के आया यहाँ पे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर हमारे पास दो लाइटर बॉडी हैं जिनका मास बहुत कम है, उनके बीच डिस्टेंस सिर्फ 1 मीटर का, तो उनके बीच जरा देखो कि कितना स्मॉल फोर्स यहाँ पे लग रहा बच्चे 10 टू द पावर -11 मींस 0.0011 टाइम एंड देन कोई नंबर वहां पे, राइट। इतना छोटा इतना स्मॉल फोर्स लग रहा है। इसी वजह से हम कह सकते भाई यहाँ पे जो दो बॉडी है, इन दो बॉडी के बीच में ये एक स्मॉल फोर्स, इतना स्मॉल फोर्स लग रहा है, इसी वजह से ये बॉडी एक दूसरे की तरफ मूव करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन मूवमेंट ना होने का रीजन क्या है कि इन दोनों बॉडी के बीच में इतना स्मॉल फोर्स लग रहा है, राइट। इतना छोटा फोर्स लग रहा है, सो इस वजह से बॉडी मूव करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, राइट। अच्छा, अब देखो हमारे पास दूसरा केस अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, अगर हम दूसरे केस की अगर हम बात करें तो दूसरा केस यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और वो कहां पे है, हेल्ड ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। व्हेन 1 kg, when body of 1 kg is held on the earth surface, यानी कि हमारे पास 1 kg की बॉडी है, 1 kg की बॉडी है और वो अर्थ सरफेस पे हेल्ड ऑन द अर्थ सरफेस,
अर्थ सरफेस पे वो रखी गई है, अर्थ सरफेस पे वो रखी गई है, राइट। तब क्या फोर्स लगेगा इनके बीच में? तो देखो मान लेते हैं भाई कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये क्या बच्चे, अर्थ है, राइट। और इसके सरफेस पे रखा गया है, तो हम मानते भाई सरफेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई बॉडी यहाँ पे रखी गई है, ये कोई बॉडी यहाँ पे रखी गई है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो मास ऑफ बॉडी है, मान लेते हैं मास ऑफ बॉडी दैट इज m1, वो हमें 1 kg दे रखा है। वो हमें कितना दे रखा है बच्चे, 1 kg दे रखा है। अगर हम यहीं पे मास ऑफ अर्थ की बात करें, अगर हम यहीं पे मास ऑफ अर्थ की बात करें तो कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, जो हमें बुक्स में नॉर्मली मिल जाएगा कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, राइट। अब अगर हम इनके रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं भाई सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये बॉडी अर्थ सरफेस पे रखी गई है, तो लगभग जो इस बॉडी के सेंटर से और अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो अप्रॉक्स रेडियस ऑफ अर्थ के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे ही बॉडी रखी गई है, राइट। तो यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम आर बोल रहे भाई, आर रेडियस, वो कितना होता है बच्चे, तो ये होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर, राइट। तो अगेन अब देखो अगेन, अच्छा मास ऑफ अर्थ को हम यहाँ पे क्या मान रहे बच्चे, m2 मान रहे, क्या मान रहे हैं हम, m2 मान रहे, राइट। मास ऑफ अर्थ को क्या मान रहे हैं यहाँ पे, m2 मान रहे। तो अगेन देखो पता है भाई कि F इज इक्वल टू कितना होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, देखो G की 6.67 × 10⁻11, m1 हमारा कितना है, 1 kg का है, और m2 कितना, दैट इज मास ऑफ अर्थ, तो ये हमारा कितना है, 6 × 10⁻24 अपॉन रेडियस कितना है, तो 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू है। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके जो कैलकुलेशन होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, डेसिमल का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आता है, तो आपको अपने कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और मेरी इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेके चलना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप 101% आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आएंगे। यहां पे मैं आपको कितना भी क्वेश्चन करा दूं, कितने भी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूं, बट जब तक आप खुद से ऐसे कैलकुलेशंस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होंगे, राइट। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चे, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एक फाइनल वैल्यू बचती है वो बचती है 9.8 एंड यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो आप देखो 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इतना बड़ा फोर्स लग रहा है। इस वजह से अगर हम कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट के बाद देखो कि बॉडी की जो वेलोसिटी थी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है और एक हाइट पे जाके जीरो हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अर्थ 9.8 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पे एक्सर्ट कर रहा होता है एंड फाइनली इसको क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो जो अर्थ है मींस अर्थ पे हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं या फिर कोई घर है, पेड़ है, वो सब अर्थ पे स्टेबल है, रखा हुआ है। रीजन इज दैट कि जो अर्थ है वो हर एक बॉडी पे मींस जितनी भी बॉडी अर्थ सरफेस पे हैं सबके ऊपर ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, 9.8 न्यूटन का फोर्स ये एक्सर्ट कर रही है, राइट। इसी वजह से कोई बॉडी फॉल डाउन होता है जब भी हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे बात बच्चे केस थर्ड का, केस थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, देखो केस थर्ड में क्या है कि एक बॉडी हम क्या ले लेते हैं, मून ले लेते हैं एंड दूसरी बॉडी हम क्या ले लेते हैं, अर्थ ले लेते हैं, राइट। तो वी हैव वन बॉडी मून एंड
अदर इज अर्थ, राइट। वहां तक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? क्लियर? एक मिनट, यस क्लियर है, राइट। तो एक बॉडी हमारे पास क्या है? मून है, दूसरी बॉडी हम क्या मान लेते हैं? अर्थ, राइट। मींस अर्थ तो हमारे पास कंपल्सरी, दूसरी बॉडी हमने क्या मान लिया? मून मान लिया। दोनों ही हमारे पास हैवियर बॉडी है, दोनों ही क्या है? हैवियर बॉडी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मास ऑफ अर्थ की, अगर हम बात करें यहाँ पे मास ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, जिसको हम m1 यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं, तो मास ऑफ अर्थ अभी हमने बताया कितना होता है? 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, राइट। अगर हम यहाँ पे मास ऑफ मून की बात करें, अगर हम यहाँ पे मास ऑफ मून की बात करें, दैट इज m2, तो मास ऑफ जो मून होता है बच्चे वो होता है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, 7.4 × 10⁻24 किलोग्राम। और अगर हम मून और अर्थ के डिस्टेंस की बात करें, मींस इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, अगर हम इनके बीच में डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस दैट इज r, तो कितना होता है? 3.8 × 10⁸ मीटर, इंटू 10⁸ मीटर, लगभग इतना डिस्टेंस होता है सेंटर से सेंटर का, राइट। अब अगेन हमें सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो देखो F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करो बच्चे, तो देखो 6.67 × 10⁻11, m1 कितना है? 6 × 10⁻24 एंड 7.4 × 10⁻22, दैट इज m2। और ये हमारे पास कितना है? 3.8 × 10⁸ मीटर का क्या? स्क्वायर। तो देखो अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों कि आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है अगर इसके न्यूमेरिकल आप चाहते हैं कि एग्जाम में गलत ना हो, राइट। अब देखो कि जब इसको हम सॉल्व करते बच्चे, तो हमारे पास एक क्या वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है? दैट इज 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो बच्चे कि यहाँ पे और ज्यादा बड़ा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा फोर्स इन दोनों बॉडी के बीच में लग रहा है, और दोनों बॉडी सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर। और यही रीजन है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, वो अर्थ के अराउंड, क्योंकि अगर एक बॉडी का फोर्स हमारा वीक पड़ जाएगा, दूसरी बॉडी का फोर्स ज्यादा होगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा फोर्स लग रहा है, और यही रीजन है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। और ऐसे ही कुछ हमारे पास बड़े फोर्स लग रहे होंगे, सन एक्सर्ट कर रहा होगा अदर प्लैनेट्स पे, और उसी की वजह से प्लैनेट्स सन के अराउंड क्या कर रहे होते हैं बच्चे? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्लास 9th CBSE में ये 3 केसेस पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में कोई एक केस आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपको ये वाला केस देते हैं, फर्स्ट केस या फिर सेकंड केस या फिर थर्ड केस, राइट। तो आई होप बच्चों की आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे अभी तक आपने प्यार दिखाया, सपोर्ट किया, वैसे अभी आप आगे भी सपोर्ट करें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और बड़ी फैमिली इकट्ठा हो सके हमारे इस YouTube चैनल पे, और आपको सारे कंटेंट एक प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे।